हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 2। ठीक है, तो आप लोग से विनती है कि एनसीईआरटी बुक को लेकर बैठ जाएं। तो हम लोग इस टॉपिक से शुरू करते हैं, फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। यानी कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था रेजिस्टेंस के बारे में कि इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है तो वो मेटल का या फिर किसी में भी अगर करंट आ रहा है तो चार्ज की वजह से। चार्ज क्या है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। अब इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है तो उसमें एटम होंगे। एटम होंगे तो वो जरूर उसको रेजिस्ट कर रहा होगा, मतलब टकरा रहा होगा फ्लो करने में। ऐसा तो नहीं ना है कि ये वायर एकदम मतलब हॉलो है। इसमें तो जगह जगह एटम भरे पड़े हैं तो उसकी वजह से टकरा रहे हैं। हाँ, तो अब देखिए फैक्टर यानी कि किस फैक्टर पर रेजिस्टेंस से डिपेंड करता है। देखिए हमने ये तो पढ़ लिया कि भी प्रोपोर्शनल है आई के। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस करंट के प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट अगर लगा देंगे तो भी इक्वल टू आई आर। ठीक है, इतना तो हमने पढ़ लिया। अब देखते हैं कि आर किस पे डिपेंड करता है, मतलब आर भी कम अधिक हो सकता है। अब आप लोग एक बात बताइए, सपोज आप लोग कहीं किसी क्लासरूम का ही एग्जांपल ले लेते हैं। आप लोग एक क्लासरूम में जैसे कि आपका क्लासरूम है तो यहाँ पे बेंचेस, ऐसे बेंचेस तो होंगे ना बेटा, ऐसे बेंचेस लगे होंगे। इस प्रकार से बेंचेस है मान लीजिए, और आप लोग यहाँ से चल रहे हो। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि ये बेंचेस दूर दूर है तो आप लोग आसानी से चल सकते हो यहाँ पे। और मान लीजिए कि यही बेंचेस अगर पास पास आ जाए, ठीक है, तो आप लोग को चलने में दिक्कत तो होगा ना बेटा। आप लोग को चलने में दिक्कत आएगा। सिमिलरली ये देखिए, पहले ये देखिए, इसका इसका क्रॉस सेक्शन एरिया बड़ा कर दिया तो आप लोग आसानी से चल रहे हो, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया छोटा कर दिया तो आप लोग को दिक्कत आ रहा है चलने में। सपोज देखिए आप लोग को यहाँ पे पहुँचना है, ठीक है, और दो पाथ है। ठीक है, तो इधर से ज़्यादा बेंचेस हैं तो इस वजह से आप लोग को दिक्कत आ रहा है तो आप लोग लेट से पहुँचोगे। लेकिन यहाँ पे कम बेंचेस हैं तो आप लोग यहाँ से तो जल्दी पहुँच जाओगे ना बेटा। तो सिमिलरली ये एक ये एक मोटा वायर है और ये पतला वायर है। ठीक है, इस पे एटम है, ये सारे एटम हैं, और ये इसमें भी एटम है। ठीक है, ये एटम है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। अब जब ये मोटा वायर है तो इसका तो क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, तो एटम ऐसे फैला हुआ है तो इसको थोड़ा स्पेस मिल रहा है चलने के लिए। ठीक है, और सिमिलरली इस यहाँ भी इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। अब इसका क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत ही कम है तो इसमें इलेक्ट्रॉन को तो थोड़ा दिक्कत आएगा ना बेटा, ये ज़्यादा कोलाइड करेगा एटम से। और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया चूँकि बहुत ज़्यादा है तो ये चांसेस है कि कम कोलाइड करेगा, क्योंकि एटम थोड़ा दूर दूर है, क्योंकि वायर काफ़ी मोटा है। वायर काफ़ी मोटा है तो इसको थोड़ा तो प्रॉब्लम मतलब कम होगा ना इसके कंपैरिजन में, क्योंकि इसमें एकदम एटम सटा सटा है, क्योंकि वायर ही इतना पतला है, इसमें तो बहुत ज़्यादा गैप है तो इसको तो थोड़ा आसानी हो रहा है ना बेटा चलने में। सिमिलरली
अगर हम लेंथ बढ़ा दिए, इसका लेंथ अगर बढ़ा दिए तो इसको और मतलब थोड़ा सा दिक्कत होगा ना। तो वह रेजिस्टेंस देख लो, रेजिस्टेंस अब बताइए आप लोग किसका प्रोपोर्शनल होगा? एरिया के प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्यों? क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस कम हो रहा है, कम रेजिस्ट कर रहा है। और ये देखो क्रॉस सेक्शन एरिया छोटा है तो ये ज़्यादा रेजिस्ट कर रहा है, तो ये रेजिस्टेंस तो एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा ना। अब अगर लेंथ बढ़ा देते हैं तो उसमें नंबर ऑफ एटम तो बढ़ेंगे ना, नंबर ऑफ एटम तो उतने मतलब लेंथ बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ एटम भी तो रहेंगे ना बेटा उसमें। तो अगर लेंथ बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ एटम बढ़ेंगे और नंबर ऑफ एटम रहेंगे तो वो रेजिस्ट करेगा। मतलब अगर ये वायर है, अगर हम और ये वायर जोड़ देते हैं तो ये जो जोड़ा गया वायर है इसमें भी तो एटम रहेंगे ना। एटम रहेंगे तो रेजिस्ट करेगा ना फ्लो के लिए। यहाँ पे हम रेजिस्टेंस का बात कर रहे हैं, तो रेजिस्टेंस लेंथ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये देखिए रेजिस्टेंस लेंथ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब देखिए भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था आई के, बट भी इक्वल टू आई आ, तो ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट अगर हम लोग हटाएंगे तो रो एल अपॉन ए होगा। और ये रो क्या है? ये मटेरियल का रेजिस्टिविटी है। अब ये क्या चीज़ है रेजिस्टिविटी? तो बेटा देखिए जैसा कि रेजिस्टेंस हमने पढ़ा, रेजिस्टेंस लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता है, और रेजिस्टिविटी मतलब मेटल किस मतलब मेटल का क्वालिटी पे डिपेंड करता है। मतलब हो सकता है एल्युमिनियम कम रेजिस्टेंस देता हो जबकि कोई और कॉपर वायर ज़्यादा, एग्जांपल दे रहा हूँ, कॉपर वायर ज़्यादा रेजिस्टेंस देता हो। तो ये मेटल का प्रॉपर्टी है बेटा, ये मेटल का प्रॉपर्टी है, तो कोई भी मटेरियल का प्रॉपर्टी है कि वो कम रेजिस्ट कर सकता है, ज़्यादा रेजिस्ट कर सकता है। देखिए लेंथ और एरिया पे तो डिपेंड करता ही है, लेकिन खुद का भी एक प्रॉपर्टी होता है। जैसे कि यहाँ पे आइटम पास पास है, तो हो सकता है कि एल्युमिनियम में थोड़े दूर दूर हो, कॉपर में थोड़े पास पास हो। तो ये क्या हो गया? ये प्रॉपर्टी हो गया ना। फिर से देखिए ये एटम मान लीजिए कि एल्युमिनियम वायर है तो थोड़े दूर दूर है ये एटम, और यही कॉपर वायर है सेम लेंथ सेम एरिया का, तो हो सकता है थोड़े पास पास हो, तो इसमें तो ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा ना और इसमें कम रेजिस्टेंस। तो ये ऐसा क्यों हुआ? जबकि सेम लेंथ सेम क्रॉस सेक्शन एरिया है, क्योंकि ये मटेरियल अलग अलग है, ये एल्युमिनियम है, ये कॉपर है। बेटा मैं फिर से बता दे रहा हूँ, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसको हम लोग रो से डिनोट करते हैं, और रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट हो गया ओम, और रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट हो गया ओम मीटर। और कैलकुलेशन हम लोग को करना पड़ेगा तो ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करके ही करेंगे। अब एक एग्जांपल देखिए, एक क्वेश्चन आ गया कि किसी एक मेटल का लेंथ L है और क्रॉस सेक्शन एरिया A है। अब वही सेम मेटल का लेंथ 2L हो गया और क्रॉस सेक्शन एरिया आधा कर दिए, ठीक है। ये देखिए फिर से देखिए, एक मेटल है जिसका लेंथ L है और एरिया A है, वही सेम मेटल अगर हम लोग लेंथ डबल कर दिए और एरिया आधा कर दिए तो व्हाट चेंज इन द रेजिस्टिविटी? तो इसका मान लीजिए कि रेजिस्टिविटी रो है, तो इसका बताइए क्या होगा? पॉज कर लो और सोचो। 1 2 3 3 2 1 सोच लिया?
तो इसका रेजिस्टिविटी भी रो होगा। वाई? मैंने अभी अभी बताया रेजिस्टिविटी मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है। अगर सेम मटेरियल होगा तो रेजिस्टिविटी भी सेम होगा। रेजिस्टिविटी भी सेम होगा बेटा, क्योंकि रेजिस्टिविटी मेटल का प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, आप लोग पूछ सकते हो कि इसके अकॉर्डिंग तो रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी के प्रोपोर्शनल हुआ ना? तो जी नहीं, मतलब ये सवाल आ सकता है, सॉरी मेरा गलती है, ये सवाल आप लोग को आ सकता है कि इसके अकॉर्डिंग टू रेजिस्टिविटी इसके प्रोपोर्शनल हुआ ना? तो जी सॉरी, इसके प्रोपोर्शनल हुआ ना, एरिया के प्रोपोर्शनल रेजिस्टिविटी, क्योंकि फार्मूला से तो ऐसे लिख रहे हैं। तो जी नहीं, फार्मूला में तो ये भी आता है F = ma, लेकिन फोर्स एक्सेलरेशन पे प्रोपोर्शनल होता है और मास तो कांस्टेंट होता है। अगर हम लोग फोर्स को बढ़ा दिए तो इसका मतलब ये तो नहीं ना है कि मास बढ़ गया बेटा। अगर इस पे हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, अब इस पे हम ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि इसका मास बढ़ गया। इन द सिमिलर मैनर, ये अगर एरिया अगर कम हो रहा है या फिर लेंथ अगर बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि रेजिस्टिविटी बढ़ गया। ये सिर्फ एक प्रॉपर्टी होता है, ये सिर्फ एक प्रॉपर्टी होता है मेटल का। मैं आप लोग को बहुत अच्छे से डिटेल में समझा रहा हूँ, फिर भी नहीं समझ में आए तो इसको वापस से रिपीट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, अब ये देखिए, किसी भी इंसुलेटर का, जैसे कि रबड़ ग्लास हो गया, इसका रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि इंसुलेटर में करंट फ्लो नहीं करता है। अब इंसुलेटर में उसका भी तो अपना लेंथ और एरिया हो सकता है, तो उसको चेंज करेंगे तो क्या रेजिस्टिविटी में चेंजेस आएगा? नहीं, क्योंकि ये मेटल का मतलब मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है, तो इसका रेजिस्टिविटी का रेंज इतना है। जबकि किसी भी मेटल जैसे या फिर एलॉय, उसका बहुत ही कम रेजिस्टिविटी होता है इस रेंज में। मेटल या फिर एलॉय का रेजिस्टिविटी बहुत कम होता है, और जबकि मेटल का मतलब इंसुलेटर का बहुत ज़्यादा होता है रेजिस्टिविटी। ठीक है, a table 12.2 revealed that the resistivity of an alloy is higher than that of constituent metal. Alloys do not oxidize, burn readily at high temperature. This is the reason they are commonly used in electrical heating devices like electric iron toaster. Tungsten is used almost exclusively filament of electric bulb, whereas copper aluminum generally electrical transformer। हाँ बेटा, ये मेटल या फिर कंडक्टर का रेजिस्टिविटी कम होता है, एलॉय का उससे थोड़ा ज़्यादा होता है, और इंसुलेटर का सबसे ज़्यादा होता है। अब एलॉय का रेजिस्टिविटी ज़्यादा हो गया तो उसके वजह से वो जल नहीं पाता है, वो बर्न नहीं कर पाता है, और इसी वजह से कुछ इलेक्ट्रिकल डिवाइस जैसे कि आयरन में यूज़ होता है। आयरन को तो हम लोग गर्म करते हैं ना, उस वजह से ना आयरन होता है। अब बेटा, अगर मेटल रहेगा तो उसका रेजिस्टिविटी, तो उसके अंदर अगर मेटल रहा तो उसका तो रेजिस्टिविटी कम होगा ना, तो उससे तो बर्न कर सकता है ना बेटा। लेकिन अगर वो ये एलॉय का बना है वो, तो उसके वजह से इसका रेजिस्टिविटी थोड़ा सा ज़्यादा होगा,
तो वो बर्न नहीं करेगा हीट होने के बाद, वो ज़्यादा हीट हो सकता है। और इसलिए बल्ब भी हमारा टंगस्टन का बना रहता है, मतलब बल्ब का जो फिलामेंट है वो टंगस्टन का बना रहता है। ये आप लोग अपने से सॉल्व कर लीजिएगा। ऑब्वियसली हम पढ़ाने के लिए आए हैं, ये न्यूमेरिकल ऑब्वियसली करवाने के लिए नहीं आए हैं। तो आप लोग को ये खुद से करना है। देखिए, जब तक आप लोग खुद से नहीं करिएगा ना तब तक नहीं होगा। जैसे कि मैथ है, मैथ का आप लोग ऐसा तो नहीं है कि पढ़ लेते हो, समझ लेते हो, फिर छोड़ देते हो। उसका आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस तो करते हो ना। इन द सिमिलर मैनर हमें इसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा न्यूमेरिकल का, तभी आएगा। ऐसा थ्योरी पढ़ लोगे और सोच लोगे कि आ गया, तो नहीं आएगा। आप लोग को अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा न्यूमेरिकल का, ठीक है। तो एनसीईआरटी का आप लोग अच्छे से कर लो प्रैक्टिस। अब बारी आता है रेजिस्टेंस का सीरीज और पैरेलल में। सीरीज और पैरेलल से क्या समझते हो? सीरीज से नाम से ही पता चल रहा है कि ये सीरीज में है, मतलब ये ऐसे 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 है, ठीक है। और पैरेलल मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि पैरेलली कनेक्टेड है, ऐसे 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 पैरेलली कनेक्टेड है, ये नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। तो अब सीरीज में बेटा, सीरीज में क्या होता है ना कि जैसे कि ये बैटरी से कनेक्ट हमने कर दिया, तो ये जो करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो कर रहा है यहाँ, कर रहा है, तो ये हर जगह सेम रहेगा करंट, ठीक है। ये करंट सेम रहेगा और ये जो पोटेंशियल है ये चेंज होते रहेगा। मतलब सीरीज में इधर कुछ और पोटेंशियल, इधर कुछ पोटेंशियल, इधर कुछ पोटेंशियल। अब पोटेंशियल क्यों चेंज हो रहा है? पोटेंशियल क्यों चेंज हो रहा है, आपका ये सवाल होगा। तो मैंने आपको बताया था V इक्वल टू IR, ठीक है। और मैंने आपको लास्ट टाइम पे ये भी बताया था कि पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही करंट फ्लो करता है। मतलब पोटेंशियल में चेंजेस आएगा तो ही करंट फ्लो करेगा। अगर सेम रहेगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा। मान लीजिए कि यहाँ पे हो गया 90 वोल्ट और यहाँ पे हो गया 0 वोल्ट, ठीक है। तो 90 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस इस वजह से करंट फ्लो कर रहा है। तो ये देखिए, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है नहीं ना है। ये रेजिस्टिविटी को हम लोग फ़िलहाल के लिए इग्नोर कर रहे हैं कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए, ठीक है। तो इधर कोई रेजिस्टेंस है नहीं है, तो इधर 90 वोल्ट हो गया। सिमिलर मैनर यहाँ देखिए, इधर देखिए, इधर कुछ नहीं है तो इधर हो गया 0 वोल्ट, ठीक है। तो अब देखिए 90 वोल्ट और 0 वोल्ट, अगर इधर भी अगर बेटा 90 वोल्ट होता तो करंट फ्लो ही नहीं करता, पोटेंशियल डिफरेंस से 0 हो जाता। ये 0 हो जाता पोटेंशियल डिफरेंस, तो करंट है फ्लो नहीं करता। तो हो सकता है कि यहाँ पे 60 वोल्ट होगा तो इसकी वजह से फ्लो किया, और यहाँ पे हो सकता है तब 30 वोल्ट होगा, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, और यहाँ पे 0 वोल्ट, तभी ना पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है जिसकी वजह से करंट फ्लो कर रहा है। अगर इधर भी अगर 90 वोल्ट हो जाता बेटा, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो इस वजह से इधर तो सेम हो गया, बट इधर 90 है तो इधर भी 90 हो गया बेटा। अब ये देखिए, रेजिस्टेंस के बाद इधर अगर इधर भी अगर 90 वोल्ट होता तो पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं होता, डिफरेंस ही नहीं होता तो फ्लो कैसे करता करंट? ये देखो, करंट कैसे फ्लो करेगा जब डिफरेंस नहीं होगा? तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा ना। तो इसी वजह से
पोटेंशियल सीरीज में सेम नहीं होता। अगर कभी कंफ्यूज हो जाओ तो नहीं, लॉजिक लगाना, जो मैंने आपको बताया है वो सोचना एक बार, ठीक है। तो इधर कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल होगा ना बेटा, इसी वजह से ना फ्लो कर रहा है। इधर भी कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा तभी फ्लो किया, इधर भी डिफरेंस होगा तभी फ्लो किया। अगर ये मान लीजिए कि 90 वोल्ट यहाँ पे 60 वोल्ट होता तो यहाँ पे 60 होता, जो 90 है तो हो सकता है कि 75 हो जाता, इधर 60 हो जाता, इधर कुछ हो जाता, सॉरी हाँ इधर हो जाता। तो जिस वजह से डिफरेंस के वजह से करंट फ्लो कर रहा है आप लोग का, ठीक है। तो अब सिमिलरली ये देखिए पैरेलल का, बच्चों को करंट तो समझ में आ जाता है पर पोटेंशियल में दिक्कत होता है। मान लीजिए कि इधर 90 वोल्ट है, इधर 0 वोल्ट है, ठीक है। तो इधर रेजिस्टेंस नहीं है तो इधर भी 90, इधर भी 90, इधर भी 90, इधर भी 90, ठीक है। इधर नहीं है तो इधर 0 0 0 0, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस इसका भी 90 हुआ, इसका भी 90 हुआ, इसका भी 90 हुआ, ठीक है। मान लीजिए कि इधर अगर 30 वोल्ट रहता है तो इधर भी 30 वोल्ट रहता है, इधर भी 30 वोल्ट रहता है, इधर भी 30 और इधर भी 30। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस 60 हुआ, इसका भी 60, इसका भी 60, इसका भी 60। इससे क्या समझे बेटा, इससे ये समझे कि सीरीज में जो पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो जाए, पोटेंशियल अलग अलग रहता है, लेकिन पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है। पोटेंशियल को जोड़ने के लिए हम लोग V=V1 + V2 + V3 ऐसे ऐसे करते हैं, ठीक है, पोटेंशियल को जोड़ने के लिए, ठीक है। पर ऐसा क्यों? मान लीजिए कि इधर 90 वोल्ट का डिफरेंस है और इधर 3 एम्पियर का करंट जा रहा है, ठीक है। मान लीजिए कि ये 30 ओम है, ठीक है। तो ये इसके इर्द गिर्द तो 90 का, मान इसको नेगलेक्ट करिए, तो इसके इर्द गिर्द 90 का डिफरेंस होगा, इसके इर्द गिर्द कुछ होगा, इसके इर्द गिर्द कुछ होगा। अगर ये सबको अगर हम लोग एक कॉमन रेजिस्टेंस मान लेते हैं, यस छोड़िए मैं अच्छे से एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। ये 3 ओम है, ये 4 ओम है, ये 5 ओम है, और मान लीजिए कि 5 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। 5 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, तो हमने क्या पढ़ा, V=IR, ठीक है। और एक और चीज, सीरीज में करंट सेम फ्लो करता है, क्यों, ऐसा क्यों होता है? ये देखिए करंट गया 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 गया, कहीं पाथ मिला इसको कम होने का? नहीं ना मिला। कहीं डिस्ट्रीब्यूट हुआ? नहीं ना हुआ। जबकि ये देखिए पैरेलल में करंट गया गया गया, इधर थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इधर गया गया, इधर थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इधर गया गया, इधर थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। तो कम होते गया ना। ये वाटर ही वाला केस है। ये एक पाइप है, ठीक है, और ये पाइप हो गया, ये मान लीजिए कि 2 अलग अलग पाइप है, ये एक पाइप है, इसमें वाटर फ्लो किया तो वाटर तो इधर भी सेम क्वांटिटी में रहा, इधर भी सेम क्वांटिटी, इधर भी सेम क्वांटिटी, बट इस पाइप में फ्लो कर रहा है तो थोड़ा पानी इधर गया, थोड़ा पानी इधर गया, थोड़ा पानी इधर गया, तो इसका क्वांटिटी तो कम हुआ ना बेटा, इसका वाटर का क्वांटिटी तो कम हुआ ना। कुछ इधर जा रहा है, कुछ इधर, कुछ इधर, और इधर वाटर सेम रहा। तो सिमिलरली यही होगा, करंट इधर सेम रहा जबकि इधर डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है, कुछ इधर जा रहा है, कुछ इधर, कुछ इधर, और ये पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड कर रहा है। तो इधर तो डिस्ट्रीब्यूट होने का कोई जगह ही नहीं मिला, तो करंट तो इधर सेम रहा ना बेटा, करंट तो इधर सेम है।
तो ये देखिए पोटेंशियल, ये देखिए 5 एम्पियर है, 3 ओम का करंट है, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस 15 वोल्ट का होगा और इसका पोटेंशियल डिफरेंस 5 और 420, तो इसका डिफरेंस 20 वोल्ट का होगा और इसका डिफरेंस 25 वोल्ट का होगा, 25 वोल्ट। तो 25 35 40 40 तो इस 60 वोल्ट का बैटरी होगा। अब 60 वोल्ट कैसे भी हो सकता है, 60 और 0 और 90 और 30 120 60 कैसे भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, बस ये 60 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का होना चाहिए। ठीक है, 60 वोल्ट का है तो कुछ इसका पोटेंशियल डिफरेंस है, कुछ इसका, कुछ इसका। ठीक है, अब आप लोग समझे ना कि करंट इसमें सीरीज में कैसे होता है, पोटेंशियल में पैरेलल में कैसे होता है। अगर आप लोग को समझ में नहीं आया तो लॉजिक को याद करना जो मैंने बताया है। अब सीरीज में करंट को रेजिस्टेंस को जोड़ने का फॉर्मूला ये होता है और पैरेलल में रेजिस्टेंस को जोड़ने का फॉर्मूला ये होता है। ये पैरेलल में जोड़ने का फॉर्मूला होता है और ये सीरीज में जोड़ने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, हाँ एक्टिविटी तो आप लोग को खुद से करना पड़ेगा, मैं एक्टिविटी नहीं बता रहा हूँ। ठीक है बेटा, तो अब देखिए रेजिस्टेंस इन पैरेलल, ये तो मैंने बता ही दिया आप लोग को कैसे हुआ ये सब। ये देखिए we have seen that in a series circuit the current is constant throughout the electric current. It is obviously impractical to connect an electric valve or electric heater in a series because they needed current of widely different value to operate properly. Another major disadvantage of a series circuit is that when one component fail in the circuit broken non-component work. You have usually fairly light decorate। हाँ ये देखिए, मान लीजिए कि मुझे बल्ब कनेक्ट करना है। ठीक है, तो अगर मैं इधर करता हूँ और मान लीजिए किसी कारणवश अगर इधर का फेल हो जाता है, इधर करंट फ्लो नहीं करता है, वायर ब्रेक हो गया, कुछ भी हुआ किसी भी रीज़न से, तो इधर ही ब्रेक हो गया तो करंट फ्लो कर ही नहीं रहा है, तो ये तो जलेगा ही नहीं ना बल्ब, ये जलेगा ही नहीं। और इधर देखिए, इधर भी कनेक्ट किया, इधर भी कनेक्ट किया, इधर भी कनेक्ट किया, बल्ब किसी वजह से ये भी ख़राब हो गया और ये भी हमारा ख़राब हो गया, मतलब वायर टूट गया या कुछ भी हो गया जिसकी वजह से करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तब भी ये वाला बल्ब तो जलेगा ना, क्योंकि इधर करंट फ्लो नहीं किया, इधर फ्लो नहीं किया, लेकिन इधर तो फ्लो कर रहा है ना बेटा। जबकि इधर टूट गया तो इधर कहीं फ्लो नहीं करेगा, और इधर ये टूट गया, ये टूट गया, तब भी इधर फ्लो कर रहा है ना, इधर करंट फ्लो कर रहा है ना। तो जिसके वजह से हम लोग के घर का जो पंखा हो गया, बल्ब हो गया, या फिर जो भी स्विच बोर्ड हो गया, मतलब वो पैरेलल में रहता है, जिसके वजह से एक फ्यूज़ अगर हमारा ख़राब हो जाए तो पूरे घर का लाइट नहीं जाता, सिर्फ वही पर्टिकुलर स्विच बोर्ड का लाइट जाता है। ठीक है, इफ़ यू हैव फेयरली लाइट डेकोरेटेड, हाँ ये भी वही चीज़ है कि ये जो लरी बल्ब होता है ना, लरी बल्ब जो दिवाले में या फिर शादी में यूज़ करते हैं, ऐसे वायर लगा रहता है, ऐसे बल्ब होता है, रंग बिरंगा होता है, ये भी पैरेलल में दिख सीरीज में रहा है बट ऐसे पैरेलल में रहता है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए कि ये टूट गया
तो इधर नहीं जलेगा, लेकिन ये तो जलेगा ना। क्यों? क्योंकि ये पैरेलल में रहता है। ठीक है। हाँ, अब देखिए हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये भी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और हमारा चैप्टर भी अब एंड होने को आया है, लगभग एंड हो ही गया है। तो उससे पहले मैं आप लोग को फॉर्मूला बता देता हूँ। ठीक है। ये हीट का फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू, पहले पावर का बता देता हूँ, छोड़ो पहले पावर का बता देता है। पावर का VI² V²/R, ये सारा पावर का फॉर्मूला हो गया। ये पावर का फॉर्मूला हो गया, ये तीनों फॉर्मूला पावर का हो गया। मैं अभी बताता हूँ पावर क्या होता है और हीट क्या होता है। अब हीट का देखिए, बस इसमें टाइम लगा देना है। हीट के लिए बस टाइम जोड़ दीजिए। हीट के लिए I²RT, हीट के लिए बस टाइम जोड़ दीजिए। अभी टाइम सेकंड में होगा, ऐसा यूनिट में हम लोग कर रहे हैं ना। ये हो गया हीट का फॉर्मूला, ये हो गया पावर का फॉर्मूला। ठीक है। अभी पावर क्या होता है, हीट क्या होता है, मैं बताता हूँ। We know that a battery of a cell is a source of electrical energy. The chemical reaction within the cell generates the potential difference between two terminal set of electron in motion. Flow of current through the resistors connected in a battery. हाँ, ये तो हम लोग को पता है। हाँ, उससे जो बैटरी होता है, ऐसा स्विच बोर्ड से तो पता है, पर जो बैटरी होता है उससे करंट फ्लो करता है, तो उसमें कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन होता है जिस वजह से फ्लो करता है। ठीक है। We have also seen that to maintain the current, the source has to be kept expecting the energy. Where does the energy go? A part of source energy, like maintaining the current, may be consumed into useful work, rotating the blade of the fan. Rest source of energy expended in heat to raise the temperature of the gadget. सपोज हम लोग एनर्जी हम लोग दे रहे हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, तो कुछ एनर्जी तो हम लोग का ये वर्क कराने में ही लग गया। बाकी का एनर्जी हीट एनर्जी में चेंज हो गया बेटा, बाकी हीट एनर्जी में चेंज हो गया। We often observe this in our everyday life.